नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के डिस्कशन में हम पढ़ने वाले हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस टू को आप हटा लीजिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा 1773 के एक्ट को। हमने इसके बारे में पढ़ा क्यों आया, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करना चाहती थी और किस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। ये हमने 1773 के एक्ट में कुछ प्रावधान पढ़े। लेकिन प्रक्रिया ये यहीं तक नहीं रुकती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि 1773 के जो एक्ट है उसमें कुछ कमियां हैं और हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हमको जो 1773 की जो एक्ट में कुछ जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए हमको पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आना चाहिए और हमको जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको रेगुलेट करने की दिशा में काम करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा 1773 के एक्ट में कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 के एक्ट के द्वारा जो उनके कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शन थे, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे, उनको अलग, पॉलिटिकल फंक्शन थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे, उनको अलग अलग डिफाइन किया। लेकिन कौन क्या करेगा इसके बारे में स्पष्ट बात उसमें नहीं थी। इसी क्रम में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लेके आए। उस टाइम पे जो ब्रिटेन के जो पीएम थे विलियम पीट्स द यंगर थे, इनके नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा, जिसको हम पढ़ते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसको कभी कभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी पढ़ लेते हैं। इसका मेन उद्देश्य था कि 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उनकी जो कमियां थी उनको रेक्टिफाई करने का काम इसके द्वारा किया गया। और 1773 के एक्ट के पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसको कंट्रोल, इसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी स्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, ये इन्होंने काम किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो एड्रेस करता था जो पॉलिटिकल मैटर है कंपनी के, उसके बारे में। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे वो कॉमर्शियल अफेयर से संबंधित जितने भी मैटर हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाते थे। तो हमको एक स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, एक गवर्नर जनरल की क्या है, काउंसलिंग है। अब एक गवर्नर जनरल की काउंसलिंग है, तो इस गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ऊपर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। इसको पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत स्टेब्लिश किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 3+1 मेंबर होते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्होंने कहा हम 4+2 मेंबर रखेंगे, और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पार्लियामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी का देख पाए। ठीक है, अब इस बात को समझो कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसके पास कॉमर्शियल फंक्शन थे कंपनी के, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके पास जो फंक्शन थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिखता था। कौन से वाले? एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फंक्शन कौन दिखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित फंक्शन देखता। तो कहने को ये था, और ये दोनों कहाँ थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटेन में। तो कहने का मतलब हुआ कि एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन देख रहा है, एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कॉमर्शियल फंक्शन देख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डुअल सिस्टम चल रहा है। तो इसको हम कभी कभार ये बोल देते हैं डुअल गवर्नमेंट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हमको देखने को मिलता है। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को गवर्नर ऑफ बंगाल के सब ऑर्डिनेट कर दिया गया। ये तो हमने पढ़ा था। तो ये वाला प्रोविजन उन्होंने क्या रखा? कंटिन्यू रखा। इस बात को आपने समझा?
तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सॉरी कौन से कॉमर्शियल फंक्शन। इनको एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल जो मैटर है उनको भी देख सकते थे, इसी के अंतर्गत वो आते थे। तो ये हमने पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसे आप स्ट्रक्चर को भूलेंगे नहीं, आप अपनी कॉपी पेंसिल में इस तरह के स्ट्रक्चर को बना। ठीक है, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसको हमको देखने की आवश्यकता है। मतलब कि प्रावधान तो थे, कौन कौन से मैटर देखते थे, लेकिन इसमें जो मेंबर 6 थे वो कौन कौन से थे। इसमें आपको 6 कमिश्नर देखने को मिलेंगे इंग्लैंड में। उनमें से आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उनमें से आप चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, और 4 मेंबर इन्होंने लिए कहाँ से, प्रिवी काउंसिल से संबंधित, जो एक तरह का कोर्ट, काफी महत्वपूर्ण काउंसिलिंग होती थी, और वहां के निर्णय, नीति निर्णय प्रिवी काउंसिल से लिए जाते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या होता था, चेयरमैन होता था। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें जो प्रावधान थे वो क्या थे, इसके हमें पढ़ने की आवश्यकता है। प्रावधान की बात करें तो आप प्रावधान पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता था, कंपनी को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा, इस डायग्राम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मैटर देख रहा है, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है बेटा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये देखने में आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो ऑफिसर्स हैं वो क्या लेते थे, गिफ्ट लेते थे, ब्राइब लेते थे, करप्शन से संबंधित मामले उनको देखने को मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये मैंडेटरी कर रहे हैं, जितने भी सिविल ऑफिसर्स हैं, जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। कहाँ, ब्रिटेन में। चाहे वो ब्रिटेन में काम कर रहे हों, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हों, वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करेंगे ज्वाइनिंग के 2 मंथ के अंदर। ठीक है, इस बात को समझा। और उन्होंने एक प्रोविजन और कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं उसमें 3+1 थे। एक तो चेयरमैन होता था, इसके अतिरिक्त 3 में से जो एक मेंबर होगा वो कौन होगा, कमांडर इन चीफ होगा। मतलब कि मिलिट्री को इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है वो इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में एक मेंबर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको क्या राइट टू वीटो मिल गया। वीटो का मतलब कोई भी डिसीजन पे वो रोक लगा सकते थे। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस एक्ट में ब्रिटिश पोजेस्ड टेरिटरी का नाम लिया गया, और पहली टेरिटरी आपको कलकत्ता को बनाया गया, और बॉम्बे और मद्रास टेरिटरी को बंगाल प्रेसिडेंसी के सब ऑर्डिनेट कर दिया गया, जैसा कि हमने उस डायग्राम में भी पढ़ा। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ। ठीक है, जो कुछ कमियां 1773 के एक्ट में रह गई थी उसका एस्टेब्लिशमेंट किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हमको देखने को मिलता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो बनी रही, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करने वाली बात हो, चाहे डिसमिस करने वाली बात हो, उनमें जो मोनोपोली मतलब कि उसको जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी थी वो किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो भी बनी रही। तो ये हमको अपवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप इसको, इस जो ये पॉइंट है इसको याद रखेंगे कि अभी भी जो मोनोपोली बनी रही
वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही, किसके ऊपर, चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी में डिसीजन लेने की बात हो, या फिर अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करने की बात हो, या उनको डिसमिस करने की बात हो, तो ये बात किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही। यहाँ से आपसे ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम कर सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके ड्रॉबैक क्या रहे, अब मोनोपोली बनी रही तो इस एक्ट में क्लियर डिस्टिंक्शंस हमको देखने को नहीं मिली। गवर्नमेंट और कंपनी अथॉरिटी कौन क्या करेगी, ये हमको क्लियर बात हमको देखने को नहीं मिली, कौन क्या करेगा। ये जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मोनोपोली बनी रही, तो आपने किस प्रकार कंट्रोल किया कि जब मोनोपोली ही बनी रही तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियर डिस्टिंक्शंस हमको देखने को नहीं मिली, और इसके कारण कंपनी के ऊपर क्या रहा, वो भी अभी भी करप्शन से संबंधित बात बनी रही। तो इस टाइप की चीजें हमको देखने को मिलती हैं इस एक्ट में, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल था वो अभी भी ब्रिटिश इंडिया को भी, मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के प्रति भी उत्तरदायित्व था उसका, और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रति भी वो उत्तरदायित्व बना रहा। तो ये भी आपको ड्रॉबैक देखने को मिलता है। कोई सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। क्यों, जैसा कि हमने कहा कि ये पेन चलना बंद हो गया इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप वैसे समझें। कोई सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमको देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आप समझेंगे कि डुअल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक व्यक्ति मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल मैटर देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मैटर देखता था, तो कौन क्या करेगा, अपने अपने मन की कर रहे थे लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने मन की कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने मन की कर रहा था। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हुआ कि नो सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको देखने को नहीं मिली, और कंपनी में कंट्रोल कहीं ना कहीं हमको कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। दूसरी, अगर हम इसका समरी की बात करें तो इसका नाम किसके ऊपर पड़ा, ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट्स यंगर के नाम पर इसका नाम पड़ा। और इसका जो मेन जो एम था वो 1773 का जो एक्ट था उसकी कमियों को रिवोक करने से संबंधित था, रिमूव करने से संबंधित था, और इंडियन अफेयर से संबंधित जितने भी मामले थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दे दी गई, और पहली बार ब्रिटिश पोजेशन टेरिटरी का उपयोग, शब्द का उपयोग किया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर रखा गया, ठीक है, ताकि अब वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी इशू हैं उनको वो मैनेज कर पाए। इस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिली, ठीक है। अगर आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद कौन सा एक्ट आया वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको हम जरूर जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।